आज मेघना 1 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मेघना की देवरानी वीना ने अपने हाथों से मेघना के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और मेघना के करीब पहुंची तो मेघना उसे गले से लगा लिया। मेघना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की तरह अंकित होने लगी। छोटे से गांव से बनारस के पौष इलाके में बहू बनकर आने वाली वीना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मेघना पीछे हटते हुए बोली, ओह यह किस जमाने में जी रही है। गवार कही कि आजकल कोई पैर छूता है क्या, लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वीना, अमन ने हंसते हुए कहा। वीना आगे बढ़ी तो मेघना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। वीना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मेघना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। बनारस की गलियों में बचपन बिताने वाली मेघना को किसी गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मेघना ने अपने देवर अमन की शादी अपने बुआ की इकलौती बेटी सुधा से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन अमन उसकी एक न सुनी थी। सुधा का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। मेघना किटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसे ही लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। लेकिन जब अमन ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मेघना के तमाम ख्वाब टूट कर चकनाचूर हो गए। वह जल भुन कर रह गई। अमन अपने मित्र शुभम के विवाह में उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अमन को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक लहराते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़ियां, हरे भरे घने वृक्षों ने अमन को इतना प्रभावित कर दिया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही अमन ने वीना को देखा था। विवाह के पहले आयोजित संगीत में उसने वीना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत की रात को नींद ने अमन की आंखों से किनारा कर लिया था। रात भर उसकी आंखों के सामने वीना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप वीना थी। शुभम के विवाह के बाद अमन ने वीना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने शुभम के पिता महेश जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वीना गणेश प्रसाद की बड़ी बेटी है। घर की गरीबी के कारण वीना ने मैट्रिक उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वीना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारिक, सुशील और बुद्धिमान है। वीना की आवाज़ बहुत ही मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। शुभम के विवाह में संगीत में तुमने वीना के गीत सुने होंगे। अमन, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि वीना के विवाह की चिंता ने गणेश प्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी में कई लोग वीना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वीना से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। बीते वर्ष गणेश प्रसाद की पत्नी का निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया पर उसे बचा ना सके। गणेश प्रसाद की पत्नी का निर्धन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। महेश जी ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अमन, गणेश प्रसाद मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और संस्कारी है। अगर वीना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे गणेश प्रसाद से बात करने में प्रसन्नता होगी। महेश जी की बातों से अमन के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्द से जल्द बनारस जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। मुकेश जी ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने के पूर्व माता पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वीना तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वीना का मन स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर तल को पता देखा जा सकता है। अंकल, शुभम के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही बनारस जा रहा हूँ। आप चाहे तो वीना के पापा से बात कर सकते हैं। अमन उत्साहित होकर बोल रहा था, ठीक है, मैं कल ही गणेश प्रसाद से बात
कर लेता हूँ। अमन ने बनारस पहुँचकर जब अपने मम्मी-पापा और भैया-भाभी से इस बारे में बात की तो मेघना भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, "अरे अमन, मैंने तो सुधा से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। बनारस जैसे शहर में गाँव की गँवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे सुधा पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन-आसमान का अंतर है भाभी। मैं सीधा-साधा लड़का हूँ, जबकि सुधा हाय-फ़ाय।" अमन मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था मगर मेघना ने अमन की बात काटते हुए कहा, "क्या बुराई है सुधा में? दिखने में कितनी हीरोइन से कम है। अच्छी पढ़ी-लिखी है, ऊँचे खानदान की है। तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूँढने से भी नहीं मिलेगी।" कहते हुए मेघना मुँह फुलाकर चली गई। "अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो?" अमन के बड़े भाई राहुल ने मेघना को समझाते हुए कहा, लेकिन तब तक मेघना अपने कमरे से जा चुकी थी। अमन अपने माता-पिता को लेकर वीना के गाँव पहुँच गया। वीना सभी को पसंद आ गई। अमन की मम्मी ने तो वीना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट-मंगनी पट विवाह हो गया। मेघना की नाराज़गी के बावजूद वीना इस घर की बहू बनकर आ गई। वीना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी मेघना की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा था। वह बात-बात पर वीना पर को ताने मारती थी। लेकिन वीना ने मानो विनम्र का चोला पहन लिया हो, वह मेघना के तानों पर चूँ तक नहीं करती, चुपचाप सहन करती रही। वीना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था, मेघना एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। सो वह हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह अपनी स्कूटी से चली जाती थी और शाम को लौटती थी। वीना से मेघना इस कदर नाराज़ थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मेघना के स्कूल जाने के बाद ही वीना का किचन में प्रवेश होता था। वीना के सास-ससुर मेघना के तेज-तर्रार स्वभाव से भली-भाँति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोशी रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्द ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को स्कूल से लौटते वक्त किसी गाड़ी ने मेघना की स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मेघना ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई मगर उसके हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आ गई। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार में मेघना को नज़दीकी के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही अमन और वीना तुरंत अस्पताल पहुंचे। मेघना के पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि वह अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर पर कोई चोट नहीं आई मगर वह घबरा कर बेहोश हो गई हैं। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्स-रे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में मेघना को होश आ गया। डॉक्टर ने अमन को इशारे से अंदर बुलाया। अमन ने मेघना को बताया कि वे बिल्कुल न घबराए, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्स-रे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्स-रे देखकर बताया कि मेघना के हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। करीब 2 सप्ताह के बाद मेघना और को अस्पताल से छुट्टी मिली। अमन और वीना के साथ मेघना घर पर आ गई। घर के दरवाजे पर मेघना को रोककर वीना ने कहा, "भाभी, अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सो आपको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी।" यह कहने के साथ ही वीना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मेघना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वीना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रुंधे कंठ में बोली, "वीना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें ना जाने क्या-क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। वीना, तुम्हें इस घर में आए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे अमन की पसंद पर गर्व है। वीना, तुम्हारे बर्ताव के
बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारी नहीं। वीना, प्लीज़ पहले मुझे माफ़ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता ही है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। भाभी कहते हुए वीना ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चले क्या? मुझे और अमन को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े राहुल ने अमन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, खत्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए, मैं भाभी को कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वीना ने अपने दोनों हाथ मेघना की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वीना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको स्कूल जाने में देर हो रही है। वंदना ने कहा। ओह सॉरी वीना, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए मेघना ने वीना के हाथ से टिफिन लिया और मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब